हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं फिर आया हूँ उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा 2020 का पार्ट 4 लेके, और आज हम पढ़ने वाले हैं 11वां प्रश्न। ये प्रश्न क्या बोलता है सर? क्रिस्टल जालक और एकक कोष्टिका में विभेद कीजिए। तो देखिए सर, मैं एक ऐसा आंसर लाया हूँ जो जहां आप सिर्फ एक लाइन लिख के इन दोनों में अंतर स्पष्ट कर देंगे। देखिए आप जानते होंगे वैसे, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा करने की कोशिश कर रहा हूँ। किसी क्रिस्टल जालक का वह लघुत्तम भाग, ठीक है सर, किसी क्रिस्टल जालक का वह लघुत्तम भाग जिसकी बार बार पुनरावृत्ति से क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। देखिए ये जो रेड कलर में आपको यहाँ पे जो दिख रहा है, इसको बोलते हैं सर हम इकाई या एकक कोष्टिका, या इस क्रिस्टल जालक की इकाई, या इसी को हम क्या बोलते हैं सर? एकक कोष्टिका। ठीक है सर। अब ये हो गई हमारी एकक कोष्टिका, और इस एक देखिए सर, एकक कोष्टिका ये दिख रही है, ऐसा ही स्ट्रक्चर आपको सेम यहाँ पे दिख रहा है, ऐसा ही स्ट्रक्चर आपको सेम नीचे दिख रहा है, और ऐसा स्ट्रक्चर सेम इस साइड। ऐसा ही स्ट्रक्चर सर इस तरफ भी बनेगा, इस तरफ भी बनेगा, इस तरफ भी बनेगा, इस तरफ भी बनेगा। तो ये स्ट्रक्चर सर लगातार पुनरावृत्त होते जाएंगे, ऐसे स्ट्रक्चर बनते जाएंगे, बनते जाएंगे, बनते जाएंगे। तो जब ऐसे स्ट्रक्चर सर लगातार बनते जाएंगे, इस तरफ, ऊपर की तरफ और इस तरफ भी, जब ये क्या है ऐसे स्ट्रक्चर मिलते जाएंगे, तो ये इस संरचना का निर्माण होता है सर, जो संरचना आपको दिख रही है। और इस संरचना को हम क्या बोलते हैं सर? क्रिस्टल जालक। इस संरचना को हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टल जालक। ठीक है सर। तो आप क्या बोलेंगे? वह लघुत्तम भाग, ये जो आपको रेड कलर में भाग दिख रहा है, तो वह लघुत्तम भाग जिसकी बार बार पुनरावृत्ति से किसका निर्माण होता है? क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एकक कोष्टिका। अब देखिए सर, बढ़िया से घुमा रखा है, जबकि एकक कोष्टिका की पुनरावृत्ति से ही क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है ना। एकक कोष्टिका क्या है? क्रिस्टल जालक का सूक्ष्मतम भाग है, जबकि क्रिस्टल जालक क्या है? एक पूर्ण संरचना है। यहाँ पे एक शब्द और दीजिए सर, एक क्या है? पूर्ण संरचना है या संपूर्ण संरचना है। क्रिस्टल जालक अपने आप में एक पूर्ण संरचना है, जबकि एकक कोष्टिका क्या है? उसका सूक्ष्मतम भाग है। तो क्या है सर? क्रिस्टल जालक का सूक्ष्मतम भाग क्या कहलाने वाला है? एकक कोष्टिका। और एकक कोष्टिका की पुनरावृत्ति से जो बनेगा, उसको हम क्या बोलते हैं सर? क्रिस्टल जालक। फिर से देखिए सर, किसी क्रिस्टल जालक की का सूक्ष्मतम भाग क्या है? एकक कोष्टिका। और एकक कोष्टिका की पुनरावृत्ति से बनने वाली संरचना क्या है? क्रिस्टल जालक। ठीक है सर। अब देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है सर हमारा 12वां। डी ब्लॉक के कौन से तत्व संक्रमण तत्व नहीं है? कारण सहित लिखिए। देखिए सर, पहले तो आप संक्रमण तत्व किसको बोलने वाले हैं, है ना? संक्रमण तत्व आप किसको बोलते हैं सर? डी ब्लॉक के वे तत्व जिन जो या तो मूल अवस्था में हो, मूल अवस्था आप समझते हैं सर, एग्जाम्पल ले लेते हैं हम किसका? मूल अवस्था में हो, एफ जो नॉर्मल स्टेट है सर, इसको हम क्या बोलते हैं? मूल अवस्था, जब ये अपनी सॉलिड स्टेट में होता है। या सर ये अपनी किसी ऑक्सीकरण अवस्था में हो, या वो अपनी किसी ऑक्सीकरण अवस्था में हो। अगर इन दोनों कंडीशन में किसी डी ब्लॉक के एलिमेंट को देखा जाए, तो इन दोनों कंडीशन में अगर इनके पास इनका जो D10 ऑर्बिटल है सर, ये जो D ऑर्बिटल है D10 वाला, अगर ये पूर्ण भरित नहीं है, अगर ये क्या नहीं है? पूर्ण भरित नहीं है, तो इनको बोलने वाले हैं हम संक्रमण तत्व। पर अगर ये पूर्ण भरित हो जाएं, तो ऐसी कंडीशन में इनको बोला जाता है सर असंक्रमण तत्व। क्या बोला जाता है? असंक्रमण तत्व। क्लियर हो गई होगी बात। इनकी मूल अवस्था में, और या तो इनकी किसी ऑक्सीकरण अवस्था में, इनका जो डी ऑर्बिटल है ये पूर्ण भरित नहीं होना चाहिए, पूर्ण भरित नहीं होना चाहिए, मतलब ये D10 के फॉर्म में नहीं होना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में इसको संक्रमण बोलेंगे। और अगर ये D10 की स्टेट में आ गया सर, तो हम ऐसी कंडीशन में इसको क्या बोलने वाले हैं? असंक्रमण तत्व। क्लियर बात है सर। जैसे देखिए, कॉपर की अगर हम बात करें, कॉपर कॉपर कितना होता है सर मेरा? 3D10 और 4S1। ठीक है सर। और अगर ये ऐसी स्टेट में देखिए सर, इसके पास, कॉपर के पास 3D कैसा है? पूर्ण भरित है, तो हम इसको बोल सकते हैं कि ऐसी कंडीशन में ये क्या नहीं होना चाहिए? संक्रमण तत्व। जब Cu पॉजिटिव आयन बनाता है सर, तो ऐसी कंडीशन में इसके पास 3D10 हो जाता है और 4S क्या हो जाता है? नॉट। तो ऐसी कंडीशन में भी ये पूर्ण भरित है। लेकिन सर जब Cu2 पॉजिटिव आयन बनता है, तो इस कंडीशन में ये 3D9 और 4S नॉट हो जाता है।
मतलब अपनी +2 ऑक्सीकरण स्टेट में इसका 3d ऑर्बिटल क्या नहीं है, पूर्ण भरित नहीं है, इसलिए कॉपर क्या कहलाएगा, एक संक्रमण तत्व। वहीं दूसरी तरफ सर अगर आप देखें, दूसरी तरफ अगर आप देखते हैं, जो मेरा जिंक है, ठीक है सर, कौन है मेरा, जिंक। जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर आप करते हैं, तो जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको मिलने वाला है 3d10 और 4s2। जिंक सर, अब जिंक जो ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है सर, +2 दिखाता है, और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये 3d10 के फॉर्म में रहता है, 3d10 और 4s नॉट, 3d10 के फॉर्म में रहता है सर। और इसका d ऑर्बिटल कैसा है, फुल फिल्ड है, इसलिए हम इसको क्या बोलने वाले हैं, असंक्रमण तत्व। ये संक्रमण तत्व नहीं होगा। क्लियर कर लो सर बात एक बार। कॉपर जब +2 में रहता है, कॉपर के पास भी 3d10 है सर, पर जब ये +2 में रहता है तो इसका 3d9 हो जाता है। पर जिंक का किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट, +2 ही दिखाता है फिर भी बोल रहा हूँ, जिंक किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट में अपने 3d10 को नहीं हटा पाता है, हर कंडीशन में ये क्या रहता है, 3d10, इसलिए जिंक को संक्रमण तत्व नहीं कहेंगे। अब अगर जिंक संक्रमण तत्व नहीं है सर, तो 12वें ग्रुप के जितने भी जिंक फैमिली वाले हैं, ये सारे के सारे संक्रमण तत्व नहीं होंगे। तो बात क्लियर हो गई सर। वे तत्व जिनकी मूल अवस्था में या किसी भी ऑक्सीकरण अवस्था में अगर डी ऑर्बिटल फुल फिल्ड है, पूर्ण भरित है, तो वो संक्रमण तत्व नहीं कहलाएगा, क्योंकि सर ये अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं कर पाते, सिंपल सी बात है, ये अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं कर पाते। तो जिंक, कैडमियम और Hg दोनों 12वें ग्रुप के हैं सर, एक ही फैमिली के हैं। तो अगर जिंक नहीं दिखाएगा तो कैडमियम भी नहीं दिखाएगा और मरकरी भी नहीं दिखाएगा। तो देखिए सर, अगर जिंक, कैडमियम, मरकरी के इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों की बात करें तो कैसा होता है, N-3d10 और 4s2। और इनकी जो सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था होती है सर, वो कौन सी होती है, +2, ये केवल +2 दिखाते हैं। और ऐसी कंडीशन में इनके जो आंतरिक कक्षक हैं, डी ऑर्बिटल है, ये पूर्ण भरे रहते हैं सर, इसलिए इन्हें संक्रमण तत्व नहीं कह सकते। क्लियर है। ये अपनी ऑक्सीकरण अवस्था क्या नहीं कर सकते सर, परिवर्तित नहीं कर सकते, इसलिए हम इनको क्या नहीं बोलते, संक्रमण तत्व नहीं लिखते। तो कारण क्या है सर, ये अपनी मूल अवस्था में इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास D10 है, और जब ये +2 में भी जाते हैं सर, तो S से 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, अब भी क्या रहेगा, D10। तो दोनों कंडीशन में, मूल अवस्था में भी और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी, दोनों कंडीशन में ये D10 संरचना रखते हैं सर, इसलिए जिंक, कैडमियम और मरकरी को संक्रमण तत्व नहीं कहा जा सकता। क्लियर है सर। अब देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है सर हमारा, कास्टिक सोडा के 8 ग्राम, जिसका अणुभार 40 है, को जल में घोलकर 8 सेंटीमीटर क्यूब बिलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए। देखिए, जब आपको प्रश्न करना है, पिछले वाले पार्ट में हम ये बताना भूल गए, तो ये ध्यान रखिए, जब भी आप क्वेश्चन करिएगा, आपको सबसे पहले लिखना है दिया है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। आपको सबसे पहले लिखना है दिया है, क्या दे रखा है आपको, कास्टिक सोडा का 8 ग्राम, है ना। तो देखिए, पहले आपके पास विलायक कौन है, और किसी भी विलयन की जब आप बात करते हैं सर, इसके 2 घटक होते हैं, ठीक है। कितने घटक होते हैं, 2 घटक, एक होता है सर विलेय और एक होता है विलायक। ये भी ध्यान रख लीजिए, विलायक को पहला घटक माना जाता है और विलेय को दूसरा घटक। तो विलेय की जो भी इंफॉर्मेशन होगी सर, उसको 2 मान के चलेंगे, और विलायक की इंफॉर्मेशन 1। तो देखिए, 8 ग्राम दे रखा है, मतलब वेट दे रखा है किसका, विलेय का, तो इसको लिखूंगा सर मैं W2। W2 कितना दे रखा है हमें, 8 ग्राम, ठीक है सर। इसका अणुभार दे रखा है सर, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaOH, तो M2 हमें दे रखा है सर कितना, 40। कितना आसान करके दे रखा है, जल में घोलकर, जल में घोला गया है, तो सर जल हमारा क्या है, विलायक, 800 ml, 800 सेंटीमीटर क्यूब को हम क्या बोल सकते हैं, 800 ml। तो वॉल्यूम दे रखा है सर, वॉल्यूम हमें कितना दे दिया, 800 ml, सेंटीमीटर क्यूब को क्या बोला जाता है, ml। तो हमें निकालनी है सर मोलरिटी, तो मोलरिटी कैपिटल M हमें क्या करना है, फाइंड। अब देखिए सर, मोलरता बराबर आप जानते हैं क्या होता है, मोलरता बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, या विलेय के मोल बटे विलियन का आयतन, विलियन का आयतन, ठीक है सर।
अब विलेय के मोल, मोल कैसे निकाला जाते हैं सर? मोल निकाले जाते हैं दिया गया द्रव्यमान W बाई मौलिक आणविक द्रव्यमान, दिया गया द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान W बाई M। तो अगर हम इसकी मोलों की संख्या रखें सर, किसका? विलेय की, तो ये क्या हो जाएगा सर? W2 बाई M2 अपॉन विलियन का आयतन। सर ये भी ध्यान रखना, लीटर में लिया जाता है, विलियन का आयतन लिखा जाता है लीटर में। तो विलियन का आयतन किसमें क्या दे रखा सर हमें? वी, एमएल में दे रखा है, और इसको किस में कन्वर्ट करना है सर? लीटर में, बटे क्या कर देंगे? 1000। ठीक है सर, देखिए विलेय के मोल, मोल कैसे निकाले जाते हैं? W बाई एम, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो हमने W बाई M2 अपॉन वी एम एल बटे 1000, ये समझ में आ गया होगा। विलेय के मोल रखे W2 बाई M2, और V हमें आयतन दे रखा था सर ml में, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया लीटर में। तो W2 कितना है सर हमारा? 8 ग्राम। M2 कितना है सर? 40 ग्राम। V कितना दे रखा सर हमें? 800, और दिया जाएगा सर हमारा 1000। आप चाहे तो डायरेक्ट काट सकते हैं, लेकिन आपके लिए सुविधा के लिए ये कितना हो जाएगा सर? 8 गुणा गया 1000 बटे 40 गुणा गया 800। आप जानते होंगे सर, इसका बीच वाले का मल्टीप्लाई बीच वाले के साथ और ऊपर वाले के नीचे वाले के साथ गुणा किया जाता है। अब देखिए सर, 1 2 3 जीरो से 1 2 3 जीरो काट दिया जाएगा, ये हो जाएगा सर मेरा क्या? 8 बटे 32। ठीक है सर, अब 8 का पाड़ा पढ़ लो, 8 ही कम क्या हो जाएगा सर? 8, और 8 चौके क्या हो जाएगा? 32। तो ये मोल आपके पास क्या आ गई सर? 1/4। 4 का भाग 1 में देंगे सर तो दशमलव लग जाएगा, यहाँ जीरो बढ़ जाएगी, तो ये हो जाएगा सर 4 दूनी 8, 2 बचेगा सर 20 हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 4 पंजे 20। अब मोलरता निकाल रहे हैं सर, तो मोलरता का मात्रक क्या हो जाएगा? मोलर। तो आपका जो बिलियन है सर, ये 0.25 मोलर सॉल्यूशन बनेगा। अगला प्रश्न है सर हमारा, राउल्ट का नियम क्या है? इसकी दो सीमाएं बताइए। देखिए सर, इसको समझने के लिए सबसे पहले आप एक चीज नोट कीजिए कि राउल्ट का नियम सर द्रवों के द्रव में सॉल्यूशन के लिए यूज किया जाता है। जब द्रव का सॉल्यूशन किसमें? द्रव में। और ये दोनों द्रव कैसे होने चाहिए सर? वाष्पशील। दोनों द्रव कैसे होने चाहिए? वाष्पशील। राउल्ट जैसा एक नियम सुना होगा सर, हेनरी का। तो हेनरी का नियम बनाया जा सकता है, बताया जाता है सर गैस का द्रव में सॉल्यूशन के लिए। जब गैस का सॉल्यूशन किसमें होता है? द्रव। तो आप कौन सा नियम यूज करते हैं सर? हेनरी का। और जब द्रव का द्रव में सॉल्यूशन हो और दोनों द्रव वाष्पशील हो, तो उस कंडीशन में आप कौन सा नियम फॉलो करते हैं सर? राउल्ट का। ये बात आप पहले क्लियर कर दीजिए। अब एक चीज बताइए सर, जरा आप समझिए। मैं एक कंटेनर लेता हूँ, इस कंटेनर पे एक वॉल लगा लो, छत लगा दो सर, और छत लगाने के बाद इसके अंदर कुछ पार्टिकल भर दो। ये पार्टिकल है ए का, ये पार्टिकल है ए का, ये पार्टिकल है बी का। इस तरीके से सर इसके अंदर बी और ए और बी और ए के पार्टिकल भर दो। और आप जानते हैं सर कि ये सारे पार्टिकल कैसे हैं? वाष्पशील। सारे के सारे वाष्प बनेंगे। ऐसे नहीं है सर कि आपने गर्म किया और ये वाष्प नहीं बनेंगे, सारे वाष्प बनेंगे। अब इसके नीचे लगा दो सर आग, गरम करो इसको। जब आप इस पे आग लगाएंगे सर, तो ये पार्टिकल जो लिक्विड फॉर्म में है, ये सारे के सारे कैसे हैं सर? द्रव, पानी है, इस तरीके से लिक्विड फॉर्म में है सर। तो जब इसमें आग लगाओगे और ये द्रव उबलेगा, उबलेगा तो सर क्या बनेगा? वाष्प। बोल रहा है ना, वाष्पशील है। तो जब ये द्रव वाष्प बनेगा सर, तो वाष्प बनने के बाद ये द्रव ऊपर की तरफ क्या करेगा सर? जाएगा। ऊपर के बाद सर, अब आपने पढ़ा होगा वाष्प दाब, संघनन की दर बराबर वाष्पीकरण की दर बराबर संघनन की दर। तो मैं इसको शॉर्टकट में बोल रहा हूँ सर। तो जब ये सारे के सारे पार्टिकल वाष्प बनते हैं सर, तो ए भी टकराएगा, ए अपना वाष्प लगाएगा। जितने ज्यादा ए होंगे सर, उतना ज्यादा किसका वाष्प होगा? ए का। और जितने ज्यादा बी होंगे सर, उतने ज्यादा किसका वाष्प होगा? बी का। तो राउल्ट यही बोल रहा है सर कि किसी द्रव का जो आंशिक दाब है, बी का जो दाब होगा सर, बी का जो अलग से दाब होगा, आंशिक दाब, बी का जो अलग से आंशिक दाब होगा, अलग से दाब होगा, वो किसके बराबर होगा सर? जितने ज्यादा बी होंगे, बी अगर ज्यादा होंगे तो बी का वाष्प दाब ज्यादा होगा, और अगर ए ज्यादा होंगे सर तो ए का वाष्प दाब ज्यादा होगा। जरा क्लियर करना सर, अगर ए ज्यादा हुई तो ए का वाष्प दाब क्या होने वाला है? ज्यादा। ठीक है सर। और अगर बी ज्यादा हुआ
तो बी का वाष्प दाब क्या होने वाला है सर, ज्यादा। बोलो, सिंपल सी बात है ना, दोनों वाष्पशील हैं, गर्म करने के बाद दोनों वाष्प बनेंगे, दोनों छत से टकराएंगे, जो ज्यादा होगा सर उसका वाष्प दाब क्या होगा, ज्यादा, और जो कम होगा उसका वाष्प दाब क्या होगा, कम। यही तो राउट बोल रहा है सर, कि किसी वाष्पशील द्रवों के विलयन में, दो वाष्पशील द्रव ले लो ए और बी, और उनका विलयन बना दो। अब इनको गर्म करने पर सर विलयन के प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब, चाहे वो ए हो और बी हो, चाहे इसमें सी हो, जितने भी अवयव हो सर, तो विलयन के प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब विलयन में उसके मोल अंश के समानुपाती होगा। मोल अंश सर उसका कितना हिस्सा है उस सॉल्यूशन में, उसको हम मोल अंश से दिखाते हैं। तो बी का वाष्प दाब किस पे निर्भर करेगा सर, उसकी सांद्रता पर, और यहाँ सांद्रता किससे दिखा रहे हैं सर हम, मोल अंश से। तो जितना ज्यादा बी का मोल अंश यहाँ होगा उतना ज्यादा बी का वाष्प दाब ज्यादा होगा, जितना ज्यादा ए का मोल अंश ज्यादा होगा उतना ज्यादा ए का वाष्प दाब होगा। क्लियर बात है सर, तो सीधी सी बात है, जितना ज्यादा वाष्प दाब चाहिए उसका उतना ज्यादा वहां पे क्या होना चाहिए, मोल अंश। जितना ज्यादा क्या होगा सर, मोल अंश होगा, उतना ज्यादा क्या होगा सर, वाष्प दाब। क्लियर बात है। तो हम एक चीज समझ गए सर, अगर ए ज्यादा होगा तो ए का मोल अंश ज्यादा होगा, मतलब ए ज्यादा होने का मतलब ए का मोल अंश क्या है, ज्यादा, और ए का मोल अंश ज्यादा है तो सर ए की वाष्प क्या बनेगी, ज्यादा। और अगर वही बी ज्यादा हुआ सर, तो मतलब बी का मोल अंश क्या होगा, ज्यादा, और अगर बी का मोल अंश ज्यादा होगा तो बी की वाष्प क्या बनेगी, ज्यादा। तो हम बोल सकते हैं सर कि किसी भी पार्टी अवयव का वाष्प दाब किस पे निर्भर करेगा, जितनी उसकी मात्रा होगी, और मात्रा सांद्रता को हम किससे नाप रहे हैं सर, सांद्रता को नाप रहे हैं उसके मोल अंश से, सांद्रता को नाप रहे हैं सर हम उसके मोल अंश से। क्लियर बात है, सांद्रता को नाप रहे हैं सर हम उसके मोल अंश से। तो हम बोल सकते हैं कि किसी विलयन में जो अवयव होगा उस अवयव का जो आंशिक वाष्प दाब होगा वो कितना वाष्प दाब लगाएगा वो उसके मोल अंश के समानुपाती होगा। मतलब जो P होगा सर उसका P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, X के। मतलब अगर दो घटक हैं सर तो पी ए का जो वाष्प दाब होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एक्स ए की, और पी बी का जो वाष्प दाब होगा सर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, एक्स बी की। अब सर अगर आपको यहाँ प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाना है तो बराबर लगाना पड़ेगा सर, और बराबर लगाना है तो कांस्टेंट आपको लिखना पड़ेगा सर। तो यहाँ कांस्टेंट लिखते हैं सर हम क्या, एक्स, P इक्वल टू पी नॉट एक्स, और यहाँ पे जो पी नॉट है सर ये उसकी शुद्ध अवस्था का वाष्प दाब है। शुद्ध अवस्था समझ गए सर, एक बार तो आपने ए और बी का मिक्सचर किया, और ए और बी के मिक्सचर में इसका कितना वाष्प दाब आएगा, ये तो है सर P। और एक बार इस ए का अलग से वाष्प दाब, अलग से जब ये अकेला हो उस समय वाष्प दाब निकाल दीजिए, उसको बोलते हैं शुद्ध अवस्था का वाष्प दाब। क्लियर बात। और इसकी सीमाओं की बात करें सर तो देखिए दो सीमाएं हैं। पहली बात, ये तनु विलयनों में ही प्रयोग किया जाता है, अगर सांद्र विलयन है सर तो तब राउल्ट का नियम पालन नहीं करता है। दूसरी बात आप क्या बोल सकते हैं सर, अगर आदर्श विलयन है तो उसी कंडीशन में ये काम करेगा, अनादर्श विलयन के लिए काम नहीं करेगा। तीसरी बात सर, अगर विलयन में संगुणन और वियोजन जैसी स्थिति आती है तो तब भी राउल्ट का नियम काम नहीं करता। अब संगुणन क्या होता है सर, वियोजन क्या होता है, तो ये फिर आपको ही पढ़ना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन पेपर के दौरान सर मैं इसको आसानी से नहीं समझा पाता, लेकिन फिर भी देखिए सर, संगुणन का मतलब है जब दो यूनिट जुड़ जाते हैं, है ना। जैसे आपने पढ़ा होगा CH3C डबल बॉन्ड OH, है ना सर, ये डाइमर बनता है, तो डाइमर बनने को सर हम क्या बोलते हैं, संगुणन बोला। और NaCl ये जल में जाएगा सर तो ये क्या हो जाता है, वियोजित हो जाता है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में, इसको बोलते हैं सर वियोजन। अगर किसी सॉल्यूशन में संगुणन और वियोजन होता है तो उस कंडीशन में राउल्ट का नियम फॉलो नहीं होता है सर। तो ऐसी कंडीशन के लिए हमें फिर वांट हॉफ गुणांक की मदद लेनी पड़ती है। ठीक है सर, तो आप देखते हैं अपना अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न है सर हमारा 14th क्वेश्चन, निम्नलिखित सेल के लिए ईएमएफ ज्ञात कीजिए। तो पहली बात तो सर ई नॉट दे रखा है, तो आपको सीधा सीधा याद आ गया होगा ये सॉल्व होने वाला है नॉन स्टिक क्वेश्चन से, क्योंकि आपको निकालना है ईएमएफ, ई सेल निकालना है सर आपको। और 298 केल्विन है सर, तो सीधा सीधा याद रखो नॉन स्टिक क्वेश्चन से ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं जब आपको ईएमएफ निकालना होता है 298 केल्विन। रिएक्शन क्या दे रखी है सर, देखिए Zn जा रहा है हमारा किसमें, Zn2 पॉजिटिव में, तो दो इलेक्ट्रॉन ये क्या कर रहा होगा सर, लूज। और Ag पॉजिटिव जा रहा है सर आपका किसमें,
Ag सॉलिड में, और ये कितना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है सर, एक। अब ये दो दे और ये एक ले तो ऐसा तो संभव नहीं है, तो बैलेंस कर दो सर, तो ये भी दो इलेक्ट्रॉन लेगा, और ये कितने Ag बनेंगे सर, दो। दोनों को सर जोड़ दो, दोनों रिएक्शन को अगर जोड़ेंगे सर तो यहाँ क्या आएगा, जिंक प्लस 2Ag पॉजिटिव, और ये आ जाएगा सर मेरा Zn2 पॉजिटिव प्लस Ag सॉलिड। ठीक है सर, और इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, तो ऐसा आप जानते होंगे। तो अब देखते हैं सर हम अपना, तो यहाँ आपने दो दो चीजें याद रखनी है सर। एक देखिए, ये जब हम Q लिखते हैं सर, log Q, आपको याद होगा सर, log Kc आपने लिखा होगा, Q लिखा होगा, तो हम लिखते हैं सर उत्पाद बटे अभिकारक। क्या लिखते हैं सर हम, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और इसमें हम सॉलिड को और जल को क्या मान लेते हैं सर, कांस्टेंट। तो यहाँ पे दो सॉलिड है सर, जिंक और Ag, इन दोनों को कांस्टेंट मान लेंगे, तो ये दोनों तो हो गए सर कांस्टेंट। अब बचा क्या, जिंक 2 पॉजिटिव और Ag। तो प्रोडक्ट में मेरे पास क्या है सर, Zn2 पॉजिटिव, और रिएक्टेंट में मेरे पास क्या है सर, Ag पॉजिटिव। आप यहाँ पे याद रखना सर, हर समय आपको ऊपर, जब आप लॉग में वैल्यू लिखेंगे तो ऊपर लिखना है सर आपने ऑक्सीडेशन, और नीचे आप लिख देंगे रिडक्शन। तो 99.9 टाइम आपका ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा सर, सही चला जाएगा। ये ट्रिक है सर, ये आपके पास ट्रिक है। जब आपको समझ ना आए किसको ऊपर रखना किसको नीचे, तो जिसका ऑक्सीडेशन होगा ऊपर, जिसका रिडक्शन होगा उसको नीचे। अब देखिए सर, यहां से आप, एक तो आपको मिल गया क्या आपका log Q, और एक यहां से आपको मिल गया N। कितने इलेक्ट्रॉनों का लेन देन हो रहा है सर, दो इलेक्ट्रॉन का। ठीक है सर, E नॉट सेल आपको दे रखा है, तो नंस्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग ई सेल या EMF किसके बराबर होने वाला है सर, E नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन N log Q। देखिए सर, तो ई नॉट सेल आपके पास कितना दे रखा है, 1.56 माइनस 0.059 अपॉन एन कितना है सर, 2 लॉग क्यू कितना है सर मेरा। अब देखिए क्यू होगा Zn2 पॉजिटिव, कंसंट्रेशन ऑफ Zn2 पॉजिटिव, तो Zn2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कितनी है सर, चलो एक बार लिख दीजिए सर, ये आ जाएगा। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ सर, जरा ध्यान दीजिएगा, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ पे आप क्या लिख दीजिएगा, कंसंट्रेशन ऑफ Zn, यहाँ पे आपने लिखना है सर कंसंट्रेशन ऑफ Zn2 पॉजिटिव। मेरे पास जगह कम बचेगी तो ज्यादा समय ना लगे इसलिए, और यहाँ पे लिख दीजिए सर कंसंट्रेशन ऑफ Ag पॉजिटिव। अब ध्यान दीजिए सर, यहाँ Ag दो लगे हैं तो ये Ag पॉजिटिव का स्क्वायर हो जाएगा, इतना भी आपको ध्यान रखना है। जो कंसंट्रेशन का स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट होता है सर, वो पावर में चला जाता है, ऐसा आपने इक्विलिब्रियम में पढ़ा होगा। अब लॉग Zn2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कितनी है सर, 0.01, 0.01, और Ag की कंसंट्रेशन कितनी है सर, 1 मोलर। ठीक है सर, और ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा सर मेरा 1 का स्क्वायर, और ये मेरा कितना था सर, ये था मेरा 0.01। अगर, ठीक है सर, तो ये हो जाएगा मेरा 1.56 माइनस 0.059 अपॉन 2। अब देखिए सर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा, और इसको मैं अगर इस दशमलव को इस साइड ले जाता हूं सर दाईं तरफ, तो सीधा जाने पर घातें उल्टी हो जाती हैं। तो कितने अंक सीधे जा रहे हैं सर, 1 2, 2 अंक सीधा जा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा सर, log 10 की घात माइनस 2। क्लियर बात है सर। अब ये फॉर्मूला देखो सर, अगर आपने एंटी लॉग वाली वैल्यू देखी है तो आपने कुछ फॉर्मूले पढ़े होंगे, तो ये फॉर्मूला क्या है सर, log m की पावर n, और ये क्या हो जाएगा सर मेरा n log m। ठीक है सर, तो ये आ जाएगा मेरा 1.56 माइनस 0.059 अपॉन 2 इंटू 2 log 10, और log 10 का वैल्यू कितना होता है सर, 1। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा सर, 1.56 माइनस 0.059 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 कितना आएगा सर, ये माइनस में है सर, 2 इंटू 1 कितना आएगा, माइनस 2। अब अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे सर तो ये आएगा अराउंड 1.68। ठीक है सर, तो आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा,
यहां तक मैंने इसलिए कैलकुलेट किया क्योंकि ये लॉगरिथम की वैल्यू थी, तो आपको थोड़ा समझाया जा सके। अगर आपको लॉगरिथम की वैल्यू अभी भी नहीं आती है सर, तो वापस लॉग का भी एक वीडियो बनाया जा सकता है। कोशिश करूंगा सर इजी से इजी बनाया जाए। धीरे धीरे हाथ सेट हो रहा है सर, समझ में आ रहा है इसको कैसे यूज करते हैं, तो हो सकता है कि अब आने वाली वीडियो ज़्यादा अच्छी हो। तो ये 1.68 के आसपास आंसर आएगा सर, तो आंसर जरूर मैच कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे इसका आंसर ना तो याद है और ना मैंने अभी कैलकुलेट किया है, तो पॉसिबल है ये आंसर आना चाहिए। तो अब आप एक बेसिक सी कैलकुलेशन करनी है, तो इतनी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप ये माइनस से इस माइनस को प्लस कर दीजिए सर, और इस 2 से 2 को काट दीजिए, इन दोनों को आपने जोड़ना है। अब आप देख लीजिए कितना आना चाहिए। ठीक है सर, तो अराउंड इतना आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं सर हम अपना अगला क्वेश्चन। तो अगला हमारा 15वां प्रश्न है सर, सहसंयोजकता अबंध सिद्धांत को संक्षेप में समझाए। तो यहाँ थ्योरी लिखने की कोशिश मैंने की है, तो कोशिश करना सर, क्योंकि किताबों में थ्योरी आधी अधूरी रहती है, या तो सिर्फ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की 4 बातें करता है सर, या तो आपको किस तरीके की थ्योरी लिखनी चाहिए वो थोड़ा सा मैंने ट्राई किया है, तो आप जरूर इसको कॉपी करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए सर, वीबीटी आपको याद ही होगी, आप 11th में पढ़ चुके हैं। आप पढ़ चुके होंगे संकरण, आप पढ़ चुके हैं अतिव्यापन क्या होता है, संकरण क्या होता है, ये सारी कहानी आप जानते होंगे सर अगर आप यहाँ हैं, और हाइब्रिडाइजेशन के नाम भी आप जानते होंगे। तो वीबीटी क्या बोल रही है सर, उप सहसंयोजी यौगिकों में सर्वप्रथम जो हमारा केंद्रीय धातु परमाणु होगा वो इलेक्ट्रॉन त्याग करके किसमें कन्वर्ट होता है, कैटायन में। तो जो हमारा मेटल आयन है सर, ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एम पॉजिटिव में। सर ये पॉजिटिव का मतलब मेरा एक पॉजिटिव से नहीं है, बस कैटायन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है सर, अब जब ये कैटायन और इस कैटायन से बॉन्ड बनाने के लिए सर लीगेंड आता है, तो जब ये लीगेंड और कैटायन पास पास आते हैं तो रिपल्सन से सर, इसके रिपल्सन को फील करके ये मेटल आयन क्या करता है सर, अपने कक्षकों की व्यवस्था करता है, अपने कक्षकों को व्यवस्थित करता है सर, अपने कक्षकों को क्या करता है, व्यवस्थित, सेटिंग करता है सर, सेटिंग। जैसे आपके घर में कोई मेहमान आता है तो आप उस मेहमान को रहने की व्यवस्था करते हैं, सेटिंग करते हैं, तो ऐसी सेटिंग सर ये मेटल आयन कहते हैं। और कक्षकों की इस सेटिंग को हम क्या बोलते हैं सर, संकरण। क्या बोलते हैं सर, संकरण। और जब वो इस लेगेंड, इस मेहमान के आने की व्यवस्था कर रहा होता है सर, संकरण कर रहा होता है, तो उस कंडीशन में ये समान ऊर्जा, समान आकृति की विशिष्ट ज्यामिति वाले कक्षक बनाता है, और ऐसे कक्षकों को संकृत कक्षक कहा जाता है। क्लियर बात है सर, ऐसे कक्षकों को क्या कहा जाता है, संकृत कक्षक। अब इसने संकृत कक्षक बना दिया, ये डीपली आपने 11th में पढ़ा होगा किस तरीके के दिखते हैं। अब जो ये रिक्त संकृत कक्षक हैं सर, और दाता परमाणु के इलेक्ट्रॉन युग्म कक्षक हैं सर, ये संकृत कक्षक मेटल के, और जो दाता परमाणु आएगा मतलब लीगेंड, इसके जो इलेक्ट्रॉन वाले कक्षक हैं ये आपस में क्या करते हैं, ओवरलैप। ये मेटल का ऑर्बिटल सर यहां से आएगा, और ये लीगेंड का ऑर्बिटल यहां से आपस में क्या करने वाले, ओवरलैप। और ओवरलैप करके सर ये उप सहसंयोजी आबंध बनाते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ये उप सहसंयोजी यौगिक आबंध बनाते हैं। अब सहसंयोजकता बंध सिद्धांत के आधार पर संकुल के चुंबकीय व्यवहार से इसकी ज्यामिति का अनुमान लगाया जा सकता है। अब यहाँ भी लगाया जा सकता है सर, अब ध्यान देना सर, आप जब भी ज्यामिति की बात करते हैं तो आप दुर्बल लीगेंड और प्रबल लीगेंड की बात करते हैं, किसकी, दुर्बल और प्रबल की। वीबीटी किसी भी प्रकार से दुर्बल और प्रबल लिगेंड की व्याख्या नहीं करती है, ये बात ही नहीं कर सकता सर, ये बात ही नहीं करता है दुर्बल प्रबल लिगेंड की, यही तो इसकी कमी है। ये सर सिर्फ चुंबकीय व्यवहार का आइडिया लगाता है कि कौन मॉलिक्यूल चुंबकीय है और कौन प्रतिचुंबकीय है, और इसी के आधार पे ये क्या अनुमान लगाता है, ज्यामिति का। तो वीबीटी में केवल पूर्वानुमान है सर, केवल कल्पना है, कपोल कल्पना। हाँ, ये कल्पना बहुत जगह सिद्ध होती है सर, तो इसलिए कपोल नहीं बोल सकते, लेकिन वीबीटी पूरी तरीके से कल्पना युक्त एक थ्योरी है सर। तो ये चुंबकीय व्यवहार देखती है और उसी के आधार पर उसकी ज्यामिति का अनुमान लगा देती है। तो इसके अनुसार सर, क्योंकि चुंबकीय व्यवहार है, तो ये बोलता है सर कि अगर युग्मित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे तो संकुल अनुचुंबकीय होना चाहिए, और युग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे तो संकुल कैसा होना चाहिए, प्रतिचुंबकीय। क्वेश्चन नंबर 6 में हम ऐसी बात कर चुके हैं। तो अब ये बोल रहा है सर कि यदि संकुल के निर्माण के लिए आंतरिक डी कक्षक यूज होते हैं तो आंतरिक कक्षक संकुल कहलाएगा।
और इस आंतरिक कक्षक संकुल को क्या बोलेंगे? उच्च प्रचक्रण संकुल या प्रचक्रण युग्मित संकुल। क्या बोलेगा सर? उच्च प्रचक्रण, ये सॉरी उल्टा हो गया ये। अगर आंतरिक कक्षक संकुल है सर तो ये निम्न प्रचक्रण संकुल होना चाहिए, है ना। अगर आंतरिक है तो क्या होगा? निम्न प्रचक्रण, क्योंकि आंतरिक में इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं? पेयर्ड। और इसको हम प्रचक्रण युग्मित संकुल कहते हैं। और यदि बाह्य डी कक्षक जाता है सर तो इसको हम क्या बोलते हैं? उच्च प्रचक्रण संकुल। तो इसको इसको सर हम अगले स्लाइड में चेक करते हैं। और एक और लास्ट लाइन सर कि लिगैंड की संख्या के आधार पर आंतरिक एवं बाह्य संकुल का पता कर यौगिक की ज्यामिति का अनुमान लगाया जा सकता है। अब ये आंतरिक बाह्य कक्षक सर हम यहां से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है सर, इसको समझने की कोशिश करते हैं हम यहां से। एक बार हम सर इसको देखने की कोशिश करेंगे। पहली लाइन अगर आप इसको पढ़ोगे तो आपको कुछ समझ आएगा सर। सह संयोजकता आबंध सिद्धांत के आधार पर संकुल के चुंबकीय व्यवहार से सामान्यतः इसकी ज्यामिति का अनुमान लगाया जा सकता है। तो ये आपको लेके चलना है सर। वीबीटी दुर्बल लिगेंड की बात नहीं करती है, प्रबल लिगेंड की बात नहीं करती है। तो आपने पेपरों में वीबीटी के दौरान दुर्बल प्रबल की बात नहीं करनी है। अब इसने एक एग्जांपल लिया है सर CONH3 का होल 6 का। अगर आप CFT भी पढ़ चुके हैं और आप 12th में हैं तो आप जानते हैं NH3 कैसा है सर हमारा? स्ट्रॉन्ग लिगेंड। और ये इलेक्ट्रॉनों को क्या कराता है? युग्मन। अब इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हुआ है सर तो कैसा होना चाहिए यौगिक? प्रतिचुंबकीय। यौगिक कैसा होना चाहिए? प्रतिचुंबकीय। प्रतिचुंबकीय क्यों होना चाहिए सर? क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या हुए हैं? युग्मित। और इलेक्ट्रॉन युग्मित क्यों हुए हैं सर? क्योंकि लिगेंड कैसा है? स्ट्रॉन्ग। हम इसको उल्टा पढ़ते हैं सर, जबकि वीबीटी इसको उल्टा बोलती है। क्योंकि यौगिक प्रतिचुंबकीय है इसलिए इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, अतः ये लिगेंड प्रबल होगा। पर इसको प्रबल दुर्बल वीबीटी ने नहीं बोला, बस वो यहां तक समाप्त हो गया। तो चेक कीजिए सर। तो CO3 पॉजिटिव आयन का हमने देखो 3 पॉजिटिव में इसके कक्षक देखे सर तो 3D में 6 इलेक्ट्रॉन है, 4s 0 है और 4p भी क्या होगा? 0। तो जब सर NH3 लिगेंड आएगा, NH3 लिगेंड आएगा तो देखिए NH3 स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां और ये वाला इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण के कारण यहां आ जाएंगे। ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहां शिफ्ट हो जाएंगे सर? इधर। और ये दोनों के दोनों ऑर्बिटल मेरे क्या हो जाएंगे सर? खाली। क्या हो जाएंगे? खाली। और ये इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे? यहाँ। तो आपके पास जो ऑर्बिटल बचेगा सर ये बनेगा ये वाला। और ये दो ऑर्बिटल क्या हो जाएंगे सर मेरे? प्योर। ये दो ऑर्बिटल मेरे क्या हो जाएंगे? प्योर। क्लियर है? ये दो प्योर है। और ये वाला ऑर्बिटल हमने लिख लिया सर यहाँ, ये वाला लिख लिया यहाँ। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या है सर? खाली। तो ये दो ऑर्बिटल अंदर 3D आंतरिक 3D अंदर के दो ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में चले गए सर। अब NH3 चुपचाप आया और अपने दो इलेक्ट्रॉन यहां डोनेट किए। यहां देखिए सर, यहां डोनेट किए, यहां किए, 3 4 5 और 6। NH3 ने इन 6 ऑर्बिटल में अपने 12 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए। तो यहाँ ये कोबाल्ट के ये ऑर्बिटल NH3 के साथ बॉन्ड बना रहे हैं सर। तो इनमें तो हुआ है संकरण। इन कक्षकों की तैयारी की गई किसके द्वारा? कोबाल्ट के द्वारा। और इन तीन कक्षकों में इसने अपने इलेक्ट्रॉन रखे, इसलिए सर इनको बोला जाता है प्योर ऑर्बिटल। क्लियर बात है? क्या हुआ? NH3 आया तो ये इलेक्ट्रॉन हो गए युग्मित, यहां आ गए सर, बचे ये कक्षक। इन कक्षकों में कौन आ गया? NH3। सिंपल बात है सर। अब क्योंकि आंतरिक कक्षक, अब देखिए सर 4p है तो यही कहीं 4d भी होगा ना। तो या तो ये 4d यूज होगा या तो 3d यूज होगा। अब क्योंकि 3D यूज हुआ है तो इसको बोला आंतरिक कक्ष कक्षक, आंतरिक डी कक्षक। और यह है सर बाह्य डी कक्षक। तो आंतरिक डी कक्षक यूज हुआ है इसलिए इसको हमने आंतरिक कक्षक संकुल बोला है। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है सर तो प्रचक्रण नहीं कर पाएगा, इसलिए इसको निम्न प्रचक्रण, इसमें प्रचक्रण इसका स्पिन कम होता है सर, इसका चुंबकत्व कम होता है, इसलिए इसको लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बोला। अब इसको सर क्योंकि ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसलिए इसको स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। क्लियर बात है सर। वहीं अगर हम दूसरा एग्जांपल ले लें सर किसका? दूसरा एग्जांपल ले लें सर हम किसका? हमारे पास दूसरा एग्जांपल है COF2 का। दूसरा एग्जांपल किसका है सर हमारे पास? COF2 का। तो COF2 के एग्जांपल में देखिए वापस मेरे पास, अब मेरे पास -6 -3 वापस +3 में है सर। तो देखिए ये वापस 3D6 है।
अब जब फ्लोरीन बॉन्ड बनाने आता है सर, तो फ्लोरीन का जो रिपल्सन है वो कम है, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन युग्मित नहीं हो पाते। NH3 ने इनको क्या कर दिया था सर, युग्मित। NH3 ने क्या कर दिया था, युग्मित। फ्लोरीन युग्मन नहीं कर पा रहा सर, फ्लोरीन क्या नहीं कर पाया, युग्मन। इसलिए फ्लोरीन इस डी कक्षक में ना आके जो खाली पड़े थे 4s 4p और 4d, इन कक्षकों में आ गया। फ्लोरीन इन कक्षकों में आया सर, और इन कक्षकों में आने की वजह से ये 4d, ये दो कक्षक सर 4d के, ठीक है, ये वाले दो, ये वाले तीन क्या बच गए, प्योर। तो फ्लोरीन सर इन आंतरिक वाले में न जाके कहाँ चला गया, बाह्य में। किसमें गया, बाह्य में। इसलिए सर इसको हमने क्या बोला, बाह्य कक्षक संकुल। अगर सर पेन से आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो एक बार जरूर देखिएगा। देखिए ये एस का कक्षक है, यहां नहीं जा सकता क्योंकि फ्लोरीन का रिपल्सन इतना नहीं हो पाया कि ये पेयर्ड हो पाए, तो इन पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो फ्लोरीन सर चुपचाप आया, एक आया 4s में, एक आया 4px में, एक आया 4py में, एक आया 4pz में। अब यहां से आया सर dxy और यहां से आया dyz। तो ये जो 1 2 3 4 5 और 6, इन 6 ऑर्बिटलों में कौन आया सर, फ्लोरीन। तो फ्लोरीन ने इन 6 ऑर्बिटलों में अपने इलेक्ट्रॉन दिए। तो हाइब्रिडाइजेशन सर, एक आया 4s का s, 3 p के p3 और 2 आया सर d के, तो इसलिए आया d2। तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3d2। और ये 3 ऑर्बिटल बच गए सर प्योर, तो इन पे कुछ नहीं हुआ। अब क्योंकि आंतरिक कक्षक की जगह बाह्य कक्षक यूज हुआ है सर, इसलिए इसको बोलेंगे बाह्य कक्षक संकुल या उच्च प्रचक्रण संकुल या प्रचक्रण मुक्त संकुल। क्लियर बात है सर। तो ये थ्योरी आपको समझना होगा और इसको ध्यान देना होगा। लिखना कितना है, जितना पहले दे रखा है।